दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ पर्टिकुलर फंड हैं जिनमें अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, जो बेसिकली अगर आप ये मान के चलो कि इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे फंड के तौर पर जिन्हें माना जा सकता है। हमने कुछ इस तरीके की वीडियो करी थी जिसमें 4-5 फंड हमने डिस्कस करी थी, लेकिन ना कुछ कमेंट हैं, ऐसा नहीं उस वीडियो में नहीं, लेकिन बहुत सारी मैंने तो ऐसी वीडियो भी देखी हैं और बहुत सारे लोगों के ना पर्टिकुलरली सवाल होते हैं कि जिस तरीके से ना बैंक में एफडी हम जो मानते हैं कि सेफ होती है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ना बैंक में भी आपने देखा है बहुत सारी बैंक में भी दिक्कतें हुई हैं, एफडी भी फंसी है लोगों की। लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में भी इस तरीके के एक आध केस तो आए ही हैं, और अभी भी लोगों को ये डर है, बहुत ज़्यादा डर है कि ऐसा ना हो जाए कि हम सालों साल, क्योंकि म्यूचुअल फंड का गेम जो है लंबे समय का है, लंबे समय का गेम होता है, तो लोगों का ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो हम सालों साल 10 साल 15 साल इन्वेस्ट करते रहें, लगातार एसआईपी करते रहें और एक दिन कोई घोटाला हो जाए या फिर कोई स्कैम हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए जिससे हमारा पूरा का पूरा पैसा ही डूब जाए, तो क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में ना हम 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे। बेसिकली उसमें एक ये सवाल तो हो गई कि मतलब आप सवाल की तरह पे नहीं, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके बारे में भी डिस्कशन आएगा। इसके बारे में भी मतलब ओवरऑल जब म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं, आप ये मान के चलिए, तो हम कुछ पॉइंट हो सकते हैं, कुछ चेकलिस्ट हो सकती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिसमें एक मेजर सवाल या फिर ये मैं बोलूँ इस बात का भी आपको लगभग आंसर मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, और अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो ये सवाल तो आपको मिल मतलब इस सवाल का जवाब तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ और भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे उनके भी आंसर जो है आपको इस वीडियो में डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है ना दोस्तों, जब भी हम कोई फंड में एसआईपी स्टार्ट करते हैं या जो भी करते हैं, जो पैसा लगाना स्टार्ट करते हैं, तो जो पहला पॉइंट है एएमसी रेपुटेशन, मतलब एएमसी की जो रेपुटेशन है वो हमें जरूर देखकर चलनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होता है इसका मतलब, क्या हो गया रेपुटेशन का मतलब, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ना आज के समय पर अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट करने चाहते हैं, कोई भी कैटेगरी आप चुन लें, चाहे स्मॉल कैप मिड कैप जो भी हो, चाहे इंडेक्स ही क्यों ना हो, तो आपके पास हम तरह तरह के ऑप्शन आ जाते हैं कि एचडीएफसी का इंडेक्स फंड भी है, एचडीएफसी का स्मॉल कैप भी है, टाटा का भी है, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो नए नए फंड भी आ गए, इन्वेस्को है, ग्रो भी आ गया है, जीरोदा भी आ गया है, आईसीआईसीआई भी है, और एक्सिस तो है ही, और भी अगर आप देखेंगे यूटीआई भी है। तो आप ये मान के चलिए कि एक फंड आपको चुनना है, एक कैटेगरी आपने चुनी है, लेकिन आपके पास तरह तरह के 10-20 फंड ऑप्शन है। तो जब भी आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कोशिश करिए कि सबसे जो हाई क्वालिटी है, जो सबसे ज़्यादा हाईली ट्रस्टेबल एएमसी है, उसकी तरफ जाया जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एचडीएफसी की तरफ जाओ या फिर एक्सिस, आपको जो लगता है कि जो सबसे बेहतर है, सबसे ज़्यादा जिस पर विश्वास है लोगों का, उस पर आपको जाना चाहिए, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ना प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम्स की जो चांसेस हैं वो कम होंगे। एक बार आपने सुना होगा फ्रैंकलिन के एक फंड में दिक्कत आ गई थी, हालांकि लोगों का पैसा वहां भी मिल गया। इस बात से थोड़ा सा विश्वास आता है कि उस फंड में भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद भी सबको अपना अपना पैसा मिल गया। तो ये हमारे रेगुलेटर्स हैं, जो सेबी है और भी मार्केट को जो रूल करने वाले रेगुलेटर्स हैं, वो लोग अपना काम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, वो इंश्योर कर रहे हैं कि आपका पैसा ना डूब जाए, कोई गलत काम ना हो जाए मार्केट में, वो लोग कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ये आप मान के चलिए फ्रैंकलिन में दिक्कत आई थी, उसके बावजूद सबको पैसा मिला है। तो यहाँ से एक भरोसा तो जनरेट होता है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से भी जब भी कोई भी एक सिंगल पैसा भी लगाते हैं, एक छोटी भी एसआईपी शुरू करते हैं, तो एक एएमसी की रेपुटेशन या फिर मैं बोलूँ एक रेपुटेटेड एएमसी के साथ ही आपको काम करके चलना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन से मेरा मतलब है ऐसा नहीं कि अलग अलग कैटेगरी नहीं, पूरा पैसा आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन से मेरा मतलब है पूरा पैसा आपको म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट नहीं करना है। अब म्यूचुअल फंड में नहीं करना है तो उसके अलावा भी कुछ ऑप्शन है, जैसे अगर आप चाहो म्यूचुअल फंड में करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, किसी में जितना भी आप चाहो कर रहे हो वो तो करना, मतलब मैं तो अच्छा ही मानता हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। लेकिन जैसे कि आपके पास 100 रुपया है, अगर आप 100 रुपये पूरा ही इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि पूरा पूरा म्यूचुअल फंड में ही कर दो। म्यूचुअल फंड में आपको करना है 50 रुपये 60 पैसा करना है, जो भी करना है। उसके बाद आप थोड़ा बहुत खुद स्टॉक्स में कर सकते हो, खुद आप रिसर्च करके या फिर जो भी आप स्टॉक्स में कर सकते हो। आपको थोड़ा बहुत पैसा बैंक में भी रखना है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा मार्केट में ही लगा देना, पूरा इन्वेस्ट ही कर देना, ऐसा भी नहीं। तो इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन अपने पैसे की बनाकर आपको चलनी चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर आता है लिक्विडिटी।
होता क्या है आजकल ना ईटीएफ्स भी बहुत आ गए हैं, ईटीएफ्स भी बहुत आ गए हैं। अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं, बहुत सारे लोग ईटीएफ में भी करते हैं, ईटीएफ भी अच्छी ऑप्शन होते हैं, लेकिन ना ईटीएफ में भी ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो आपको ईटीएफ भी वो चुनना है जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो, जिसमें लिक्विडिटी अच्छी खासी हो, आप ये मान के चलिए। क्योंकि कम लिक्विडिटी वाले ईटीएफ में दिक्कत ये आ जाती है कि जब आपकी अगर क्वांटिटी बड़ी है और आपको एक झटके में सब बेचना हो सकता है, ना बिके, हो सकता है कोई खरीदार ना हो, लिक्विडिटी है ही नहीं उसमें। तो आपको ना लिक्विडिटी ज़रूर ध्यान देनी है। और ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हाईली लिक्विडिटी वाले, मतलब हाई लिक्विडिटी वाले ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करें, ठीक है। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पर, वो दोस्तों एग्जिट लोड। ये वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पहले भी एक बार फिर से बता दूं। आपने देखा होगा अक्सर कुछ फंड में एग्जिट लोड होता है, मतलब अगर आप एक साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको इतना एग्जिट लोड देना पड़ेगा, मतलब अलग अलग होता है, कोई 1% चार्ज करता है, कोई 2%, कोई 1.5%, जो भी होता है। तो कोशिश करें एग्जिट लोड को ध्यान दें, इग्नोर ना करके चलें, और एग्जिट लोड जहाँ कम हो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। ऐसा ना हो कि एग्जिट लोड कम हो फंड चाहे बकवास हो, ऐसी बात नहीं। एग्जिट लोड आपकी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन बाकी की चीज़ों के साथ भी एग्जिट लोड कोशिश ये करो अच्छे फंड में, अच्छे बहुत सारे फंड हैं जिसमें एग्जिट लोड सबसे कम हो, उसमें आप जाओ। क्योंकि एग्जिट लोड एक तरीके से आपकी जेब से पैसा लग जाता है या फिर आपके ही रिटर्न में से कट जाता है, तो इसलिए एग्जिट लोड को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट निकल कर आता है दोस्तों डायरेक्ट एंड रेगुलर। डायरेक्ट एंड रेगुलर दो तरीके के फंड होते हैं, सेम फंड के ही दो अलग अलग प्लान होते हैं, डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान अक्सर आपको जो एजेंट वगैरह होते हैं वो बेचते हैं, या फिर जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं वो आपको बेचते हैं। तो आपको कोशिश ये करना है कि डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करें। अगर आप खुद मान के चलो, अगर मैं कोई इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मान लेते हूँ एक निफ्टी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे कोई भी एएमसी को, चाहे मान एक एग्जांपल ले लेता हूँ एचडीएफसी का निफ्टी या सेंसेक्स का, मैंने एक फंड में इन्वेस्ट किया जो कि हैवी इंडेक्स फंड। लेकिन अगर वही फंड में मैं डायरेक्ट करता हूं और उसी में मैं रेगुलर में करता हूं, तो रेगुलर में ना खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, जबकि उसमें आपको एजेंट कोई एक्स्ट्रा सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, कुछ भी नहीं करा पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि आप रेगुलर फंड में हैं तो आपसे खर्चा ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आपको डायरेक्ट में ही करना चाहिए इन्वेस्ट। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों एसआईपी या फिर लमसम। इन दोनों पॉइंट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखकर चलना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ क्या होता है एसआईपी, क्या होता है लमसम, ये मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहूँगा कि एसआईपी हमेशा ही एक बढ़िया ऑप्शन रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लमसम सिर्फ और सिर्फ वहाँ अच्छा ऑप्शन हो सकता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई हो, तेज मार्केट में, बहुत तेज मार्केट में आपने बहुत सारा पैसा एक बार लगा दिया, हो सकता है वो वहाँ से मार्केट ही नीचे आ जाए तो आपका पैसा बहुत दिन तक लॉस में फंसा रहे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो और कोशिश तो ये करो कि आपको एसआईपी की तरफ ही जाना चाहिए। और मार्केट अगर ज़्यादा ही गिर गई है तो आप लमसम की तरफ जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आता है फंड डिटेल्स। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी फंड होता है, बहुत सारी डिटेल्स होती है। उस फंड को कौन मैनेज करता है, उस फंड में कितने शेयर्स, मतलब उनके जो पोर्टफोलियो में कितने शेयर है, कौन कौन से शेयर है, किस किस कैटेगरी के। तो ना जब भी आप इन्वेस्ट करो तो जैसे आपने मान लेते हैं एक नाम तो पढ़ लिया, टाटा का स्मॉल कैप में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कोई एडवाइस नहीं है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ टाटा के इन्वेस्ट मतलब स्मॉल कैप में। लेकिन देख तो लो कि उस टाटा के जो फंड है उसे कौन देख रहा है, उसमें कितने शेयर है, कैसे कैसे शेयर है, बढ़िया शेयर है या फालतू शेयर है। सिर्फ रिटर्न देख के ही काम नहीं चलता, ये चीज़ों भी पर भी ध्यान देनी चाहिए। क्योंकि हम स्टॉक तो क्या करते हैं कि एक खरीद कर हो सकता है हम 10 दिन में, एक महीने में बेच भी लें, लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा हम लोग अक्सर नहीं करते। करने को कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, हम लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड रखते हैं। इसलिए जब शुरुआत करो तो चाहे 2 दिन बाद कर लो, लेकिन पूरी रिसर्च कर लेना बढ़िया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों राइट कैटेगरी ऑफ फंड। राइट कैटेगरी ऑफ फंड का मतलब है कि मान लेता हूँ मैंने ना एक तो इंडेक्स फंड कर दिया निफ्टी 50 का, एक ऐसे मतलब जैसे मान लेता हूँ 5,000 रुपये मुझे लगाने थे, मैंने एक तो कर दिया 2,500 की निफ्टी 50 का कोई इंडेक्स फंड, और मैंने 2,500 कर दिया कोई एक लार्ज कैप फंड में। तो क्या ही फायदा हो गया मेरा, लगभग लगभग कैटेगरी तो सेम ही हो गई, थोड़ा बहुत रिटर्न का ही फर्क रहेगा। तो क्यों ही मैं इस तरीके से करूं, अगर मैं इंडेक्स में कर ही रहा हूं तो लार्ज में ना करके स्मॉल में चला जाऊं, मिड में चला जाऊं। तो ये सेम कैटेगरी के आपके पास फंड एक्स्ट्रा ना हो जाए, एक कैटेगरी में आपके पोर्टफोलियो में एक ही फंड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 2-3 मिड कैप में कर दिया या 2-3 स्मॉल कैप में कर दिया। ये है राइट कैटेगरी ऑफ फंड, आपको ध्यान में रखना चाहिए। और लास्ट दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट।
रिस्क मैनेजमेंट से मेरा मतलब है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको इंडेक्स की तरफ ही रहना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप मिड कैप की तरफ जा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क और हाई रिवॉर्ड की तरफ देख रहे हैं तो आपको स्मॉल कैप की तरफ जाना चाहिए। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो पॉसिबली, या फिर मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि ना तो आपके साथ कोई स्कैम भी होगा और ना ही आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा, और आप अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। इस बात के चांसेस हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बताना ज़रूरी थे, जो मैंने बताने की कोशिश भी करी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप कुछ बढ़िया फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर ज़रूर क्लिक करना। थैंक यू।